नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स, अधिकार। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट्स मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरियस टाइप्स। अर्थात आज के इस वीडियो में हम अधिकारों के अर्थ, अधिकारों की परिभाषा, अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रमुख प्रकारों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। किसी भी देश के विकास की जब बात की जाती है, किसी भी राष्ट्र के विकास की जब बात की जाती है, तो हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र विशेष के मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करता है। अर्थात द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। और यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज का मीनिंग पर्टिकुलर सोसाइटी की कोई पर्टिकुलर क्लास से नहीं है। मतलब किसी भी राज्य या किसी भी समाज के किसी वर्ग विशेष से नहीं है, बल्कि ह्यूमन रिसोर्सेज में अर्थात मानव संसाधन में उन सभी वर्गों को शामिल किया जाता है जो कि एक ह्यूमन बीइंग के रूप में उस सोसाइटी में रहते हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार ह्यूमन रिसोर्सेज में हम इंक्लूड करते हैं मेन को, वीमेन को, ओल्डर पर्सन को, डिसेबल्ड पर्सन को, दलित्स को, लेबर को, पीजेंट्स को, या अन्य हमारे समाज का कोई ऐसा वर्ग जो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी सोसाइटी में रहता है। और हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में रहने वाले इन सभी ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पर ही हमारी सोसाइटी और हमारे नेशन का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। बट क्या रियलिटी में ऐसा है? ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि हमारे समाज का जो मानव संसाधन है उसका एक बहुत बड़ा भाग, उसका एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी मार्जिनलाइज्ड है, आज भी मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं है, बल्कि हाशिए पर है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें समाज का विकास करना है, ऐसी स्थिति में यदि हमें राष्ट्र का विकास करना है, तो इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि हम समाज के इन वर्गों को अधिकार प्रदान करें। क्योंकि इन अधिकारों के अभाव में हम देखते हैं कि न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही अपने समाज के लिए कोई उपयोगी कार्य कर सकता है। और यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य के द्वारा या प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे अधिकारों के अर्थ के बारे में कि अधिकार क्या हैं। यदि सिंपल मैनर में यदि हम बात करें, सामान्य अर्थ में यदि हम बात करें कि व्हाट इज़ राइट, तो हम देखते हैं कि जो अधिकार हैं वे मूलभूत रूप से शक्ति, क्षमता और योग्यता का परिचायक है। अर्थात मतलब कि अधिकार किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी संस्था, किसी राज्य अथवा राष्ट्र की कोई शक्ति हो सकती है, क्षमता हो सकती है या योग्यता हो सकती है, जिसके आधार पर व्यक्ति या समूह किसी विशिष्ट कार्य को कर पाते हैं या फिर किसी विशिष्ट पद को ग्रहण कर पाते हैं और उस पद पर रहते हुए उस कार्य को वो कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राइट्स आर द पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी। अर्थात अधिकार क्या है? शक्ति है, क्षमता है, योग्यता है किसी व्यक्ति की, किसी समूह की, किसी संस्था की, किसी राज्य की या किसी राष्ट्र की, जिसके आधार पर वो किसी निश्चित कार्यों को या किसी विशिष्ट कार्यों को कर पाता है या किसी विशिष्ट पद को ग्रहण करते हुए उस पद विशेष के कार्यों को कर पाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य अर्थों में अधिकारों को क्या माना गया है? व्यक्ति विशेष या समूह विशेष की शक्ति माना गया है, क्षमता माना गया है या योग्यता माना गया है। लेकिन यदि हम एक स्पेसिफिक मीनिंग की हम बात करें और स्पेसिफिक मैनर में इसको अंडरस्टैंड करने की यदि हम कोशिश करें, तो यहाँ टी.एच. ग्रीन का एक कोटेशन है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है राइट्स को अंडरस्टैंड करने के पर्सपेक्टिव से। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड एंड ह्यूमन कॉन्शियस डिज़ायर डेवलपमेंट एंड फ्रीडम इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड फ्रीडम लाइज इन द राइट्स एंड राइट्स आर इम्पार्टेड बाय द स्टेट। मतलब कि मानव जो है वो ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है, मानव ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है और जो मानव चेतना है
वो विकास को डिज़ायर करती है, अर्थात विकास को चाहती है, और इस विकास के लिए स्वतंत्रता बेहद ज़रूरी है, स्वतंत्रता बेहद आवश्यक है। और ये स्वतंत्रता जो है वो अधिकारों में निहित है। स्वतंत्रता किस में निहित है? अधिकारों में निहित है। और अधिकार जो हैं वो राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम लास्की की हम बात करें तो लास्की कहते हैं कि राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। अर्थात लास्की कहते हैं कि अधिकार जो हैं वे हमारे सामाजिक जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें बोसांके की तो बोसांके भी यहाँ कहते हैं कि राइट इज़ अ क्लेम और रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। अर्थात बोसांके ये कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य जिसे लागू करता है। इसी प्रकार यदि हम बारकर की यदि हम बात करते हैं तो बारकर कहते हैं कि राइट्स आर असेंशियल एक्सटर्नल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। अर्थात आप देखिए कि बारकर ने कहा है कि अधिकार व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं के अधिकतम संभव विकास के लिए क्या है? आवश्यक बाई दशाएं हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार से अधिकारों को समझाने की बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, चाहे ग्रीन की हम बात करें, लास्की की हम बात करें, या बोसांके की हम बात करें, या बारकर की हम बात करें, तो ये जितनी भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिकारों के संदर्भ में 4 बातें प्रमुख हैं। नंबर 1 कि राइट्स आर रैशनल क्लेम ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप। अर्थात अधिकार क्या है? व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूहों की तार्किक मांगे हैं। यहाँ मांगे कैसी है? रैशनल मांगे हैं, तार्किक मांगे हैं। अर्थात अधिकारों के संदर्भ में ये आवश्यक है कि जो भी मांगे की जा रही है किसी व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा वे कैसी होनी चाहिए? प्योर होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, जिनाइन होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, तभी वो अधिकारों की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार यदि दूसरी बात हम करें अधिकारों के संदर्भ में तो ये भी ज़रूरी है कि जो मांगे की गई है, जिन रैशनल मांगों की हम बात कर रहे हैं, जिस रैशनल डिमांड्स की हम बात कर रहे हैं, ये मांगे समाज के द्वारा क्या होनी चाहिए? स्वीकृत होनी चाहिए, या हम कहें कि समाज के द्वारा जिन्हें मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात ये मांगे सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड होनी चाहिए, एडमिट होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए, सैंक्शन होनी चाहिए, तभी इन्हें हम अधिकारों की कैटेगरी में ले सकते हैं। इसी प्रकार तीसरी यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो रैशनल मांगे हैं जिन्हें समाज स्वीकृत कर रहा है या समाज जिन्हें मान्यता प्रदान कर रहा है, ये राज्य के द्वारा लागू होंगी और राज्य के द्वारा संरक्षित होंगी। अर्थात एनफोर्स्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। और इसी प्रकार लास्ट वन इज जो हम अधिकारों की बात कर रहे हैं कि ये अधिकार व्यक्तियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके समग्र विकास के लिए, उनके चहुमुखी विकास के लिए बेहद आवश्यक होनी चाहिए या फिर उनमें बेहद सहायक होनी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि विच आर हेल्पफुल और फ्रूटफुल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि देखते हैं कि अधिकारों की परिभाषा के संदर्भ में कि अधिकार जो हैं तार्किक मांगे हैं, समाज के द्वारा स्वीकृत हैं, राज्य के द्वारा संरक्षित हैं, जो कि व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के में सहायक होती हैं। तो एज ए कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि इन सभी परिभाषाओं के आधार पर कि राइट्स आर रैशनल क्लेम ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, विच आर एनफोर्स्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट एंड विच आर हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल फॉर द इंटीग्रेटेड और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो संक्षेप में हम क्या कहेंगे कि अधिकार व्यक्ति और व्यक्ति समूहों की वे तार्किक मांगे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है, जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करता है, साथ ही साथ राज्य क्या करता है? राज्य उन्हें लागू करता है और संरक्षित करता है। और इस प्रकार की जो तार्किक मांगे हैं वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का एक विशिष्ट अर्थ है। अब यदि हम बात करें आगे का कि अधिकारों की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 जो विशेषता अधिकारों के संदर्भ में है वो है कि अधिकार व्यक्तियों के विकास के लिए अपरिहार्य है, अनिवार्य है, वांछनीय है।
और इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि अधिकारों से तात्पर्य उन सुविधाओं से है जो व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है, जैसा कि लास्की ने भी कहा था अपनी डेफिनेशन में। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अधिकार जो हैं वो समाज के द्वारा प्रदत्त हैं और समाज के द्वारा उन्हें मान्यता प्रदान की जाती है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि अधिकार रूपी जो सुविधाएं हैं वो प्रकृति प्रदत्त न होकर समाज द्वारा प्रदान की गई होती है, अर्थात अधिकारों के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। और क्योंकि सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपभोग करता है वे उसके अधिकार न होकर क्या बन जाती है, उनकी प्राकृतिक शक्तियाँ बन जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगली विशेषता के बारे में कि अधिकार जो हैं वो राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं और अधिकार राज्य के द्वारा ही संरक्षित किए जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में अधिकार महत्वहीन हो जाते हैं, अप्रासंगिक हो जाते हैं या औचित्यहीन हो जाते हैं। क्योंकि समाज सुविधाएं तो प्रदान कर सकता है परंतु उन्हें संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता, और ये संरक्षण प्रदान करने का काम कौन करता है? ये संरक्षण प्रदान करने का काम राज्य करता है। जैसा यदि हम बात करें कि व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होना चाहिए, ये बात व्यक्ति के विकास के लिए भी जरूरी है और समाज भी इसे स्वीकार करता है, लेकिन राज्य जब तक आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था नहीं करेगा तब तक हम इसे अधिकार का दर्जा नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो अधिकार हैं वे लोकहित में प्रयोग किए जाने चाहिए। जैसे व्यक्ति को अधिकार जो हैं उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए और संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि अधिकारों का प्रयोग हम इस प्रकार से करें कि न केवल व्यक्ति की स्वयं की उन्नति हो बल्कि स्वयं की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज की भी इसमें उन्नति हो। और यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार से करता है कि अन्य व्यक्तियों या संपूर्ण समाज के हित में मतलब बाधा पहुँचे, तो व्यक्ति के इन अधिकारों को क्या किया जा सकता है? सीमित भी किया जा सकता है या उन्हें छीना भी जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अधिकारों का एक लक्षण हम ये भी मानते हैं कि जो अधिकार हैं इनकी प्रकृति क्या है? सार्वभौमिक है। इनकी प्रकृति कैसी है? सर्वव्यापक है, क्योंकि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। इस संबंध में हम जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान या लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अधिकार और कर्तव्य क्या है? आपस में परस्पर आश्रित हैं, क्योंकि प्रत्येक अधिकार में ही कर्तव्य की भावना भी छिपी होती है और एक के अभाव में हम दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। जब हम ये कहते हैं कि मेरा इस वस्तु पर अधिकार है, तो दूसरे शब्दों में हम ये भी घोषणा करते हैं कि अन्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे इस वस्तु को अपना न समझें। अर्थात एक का अधिकार क्या है? एक का अधिकार ही दूसरे का कर्तव्य है। जैसा कि लास्की ने भी कहा है कि मेरे अधिकार में ही तुम्हारे क्या हैं? तुम्हारे कर्तव्य निहित हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो अधिकार है वो व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों से समान रूप से संबंधित होता है। आगे यदि हम बात करें अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में, तो हम कह सकते हैं कि अधिकार जो हैं वो व्यक्ति और व्यक्ति समूह की ऐसी तार्किक मांगें हैं जो कि तार्किकता पर आधारित होती है, और जो तार्किकता पर आधारित नहीं होती वे अधिकारों का रूप भी ग्रहण नहीं कर सकती है। इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो अधिकारों की प्रकृति है वो इस प्रकार की है कि अधिकार सीमित भी किए जा सकते हैं, क्योंकि अधिकारों में असीमितता का अभाव रहता है और असीमित अधिकार समाज में व्यावहारिक रूप से संभव भी नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि समाज में व्यक्ति को केवल उन्हीं कार्यों को करने का अधिकार होता है या होना चाहिए जिनसे दूसरे के अधिकारों को धक्का न पहुंचता हो या फिर उनके अधिकारों का हनन न होता हो। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति के अधिकार से सीमित हो जाता है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि समाज में एक अराजकता न फैल जाए या समाज में किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं न हो जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकार की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि अधिकारों के बारे में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार अधिकारों के प्रकार पर भी हम बात करेंगे। नंबर 1 है मॉरल राइट, अर्थात नैतिक अधिकार। आप देखेंगे कि नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है, अर्थात जो हमारी मॉरलिटी पर डिपेंड करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि नैतिक अधिकार या मॉरल राइट वे अधिकार हैं जो व्यक्ति की नैतिकता अर्थात एथिक्स पर, व्यक्ति की भावनाओं अर्थात उसके इमोशंस पर, व्यक्ति की चेतना अर्थात उसके कॉन्शियसनेस पर या व्यक्ति की
स्पिरिचुअलिटी अर्थात उसकी आध्यात्मिकता पर या उसकी सद्भावना पर आधारित होते हैं। अनेक ऐसे भी विचारक हैं जो ये मानते हैं कि नैतिक अधिकार वास्तव में अधिकार नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन अधिकारों को न तो कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और न ही ये अधिकार राज्य के द्वारा रक्षित होते हैं, संरक्षित होते हैं, बल्कि ये अधिकार क्या हैं? ये अधिकार केवल धर्मशास्त्र के द्वारा स्वीकृत होते हैं, ये अधिकार केवल जनमत के द्वारा स्वीकृत होते हैं, या फिर ये हमारी आत्मिक और आंतरिक चेतना के द्वारा स्वीकृत होते हैं और इनके निर्धारण में किसी भी वैधानिक सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नैतिक अधिकार वह अधिकार है जो मात्र सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है, परंतु जिसे राज्य ने मान्यता प्रदान नहीं की है, और इसलिए वे न तो राज्य द्वारा रक्षित होते हैं, न ही न्यायालयों द्वारा उन्हें लागू किया जा सकता है, और इनका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल राइट्स के बारे में, प्राकृतिक अधिकारों के बारे में। तो हम देखेंगे कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक अधिकार अर्थात प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को जन्म से ही प्रकृति के द्वारा प्रदान कर दिए जाते हैं। इस संदर्भ में विशिष्ट बात है कि ये अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान नहीं किए जाते, जैसा कि प्राकृतिक अधिकार के समर्थक मानते हैं। अर्थात मनुष्य को कुछ अधिकार राज्य की स्थापना से भी पूर्व प्राप्त थे, और ये अधिकार कैसे थे? जन्मजात, निरपेक्ष और स्वयं सिद्ध हैं, और इनकी रक्षा के लिए ही व्यक्ति क्या करते हैं? मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। जैसे इस संदर्भ में वे अधिकारों की जो चर्चा करते हैं, जीवन के अधिकार की, स्वतंत्रता के अधिकार की और संपत्ति के अधिकार की। जीवन के अधिकार मतलब मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है, सबसे अधिक मौलिक माना है और सबसे आधारभूत अधिकार माना है, क्योंकि इसके बिना अन्य किसी अधिकार की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जीवन के अधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार है, और राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अंत न कर सके। और जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आत्मरक्षा का अधिकार भी निहित है, और इसका तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन पर आघात किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई कर सकता है, और इस संदर्भ में की गई कार्रवाई क्या है? अपराध की श्रेणी में भी नहीं आएगी। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है वो भी मानव विकास की दृष्टि से, मानव उन्नति की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अधिकार क्या करता है? मानव को उन्नति की ओर प्रेरित करता है। और इस अधिकार का तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है अपने द्वारा अर्जित किए गए, अपने द्वारा कमाए गए धन को चाहे तो आज की आवश्यकताओं पर खर्च कर सकता है, चाहे तो अर्जित करके रख सकता है, या धन, जमीन या जायदाद के रूप में रक्षित कर सकता है, और इस संपत्ति को बिना मुआवजे दिए बगैर छीना भी नहीं जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? नियंत्रित कर दिया गया है, अर्थात इसे अनियंत्रित रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, और जन कल्याण की दृष्टि से संपत्ति के अधिकार को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुतः जो संपत्ति का अधिकार है, इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए और अर्जित करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि इसके ऊपर कुछ बाउंडेशन है, जैसा कि आज हम हमारे संविधान के संदर्भ में भी देखते हैं कि इसे एक मौलिक अधिकार की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है और इसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसी प्रकार यदि हम स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो अधिकार है जीवन के लिए परम आवश्यक है, जीवन के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार के बिना हमारे व्यक्तित्व का विकास और हमारे समाज का और हमारे राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता का तात्पर्य यहाँ उल्लेखनीय है कि उच्च श्रृंखलता से नहीं है या नियंत्रणहीनता से नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए उसे पूर्ण अवसरों की प्राप्ति से है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में भी कुछ स्वतंत्रताएं हमें दी गई है, जैसे विचार अभिव्यक्ति की, या अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की, या समुदाय और संघ के निर्माण की, या फिर हम कहें कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण की या अबाध रूप से निवास करने की, या अपना वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार में भी हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ बाउंडेशन लगाई गई है। इसी प्रकार हम बात करेंगे कानूनी अधिकार की, लीगल राइट की। देखिए जो लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, वस्तुतः आप देखेंगे कि जो हम जिन अधिकारों की बात करते हैं वास्तव में वे कानूनी अधिकार ही हैं, जो अधिकारों की श्रेणी में आते हैं और जिनके अधिकारों
कि जिन अधिकारों की चर्चा की जाती है वो वास्तव में कानूनी अधिकार ही होते हैं। और कानूनी अधिकार का तात्पर्य वही है कि व्यक्ति की ऐसी तर्कपूर्ण मांगें जिससे समाज में व्यक्ति और समाज के विकास की दृष्टि से स्वीकार कर लिया है। अर्थात व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के द्वारा जो ऐसी तर्कपूर्ण मांगें होती है जिसे समाज क्या करता है, समाज के विकास की दृष्टि से स्वीकार कर लेता है और राज्य ने कानून बनाकर उनका समर्थन कर दिया है या उन्हें मान्यता प्रदान कर दी है और उन्हें संरक्षण प्रदान कर दिया है, तो ऐसे अधिकारों को ही हम कानूनी अधिकार कहते हैं और वास्तव में यही अधिकार है। यदि हम इन अधिकारों के प्रकारों की हम बात करें, कानूनी अधिकारों के प्रकार की विशेष रूप से, तो हम देखते हैं कि इसको भी हम सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों के में डिवाइड करते हैं या विभाजित करते हैं। सामाजिक अधिकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वतंत्र है और समाज में अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उसे वे सब अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो कि उसकी गरिमा को बनाए रखते हैं। इसी प्रकार यदि हम आर्थिक अधिकारों की हम बात करें तो ऐसे अधिकार हैं जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है उसको पाटने का काम करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें जो समाज में आर्थिक विषमता को कम करने का काम करते हैं या उन्हें समाप्त करने का काम करते हैं। तीसरा यदि हम बात करें राजनीतिक अधिकारों की, तो कानूनी अधिकार के अंतर्गत दिए गए राजनीतिक अधिकारों का तात्पर्य है कि राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत हम इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, हम इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, या फिर हम हमारी सरकार की आलोचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो अधिकार हैं इसके कुछ प्रकार हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के हमारे इस चैप्टर में हमने अधिकारों का अर्थ, अधिकारों की परिभाषा और अधिकारों के प्रकार और अधिकारों की विशेषताओं के ऊपर चर्चा की है। अगले टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।